गुड मॉर्निंग। अब जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने सिंप्लेक्स से स्टार्ट की थी, ठीक है, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट मेथड आएगी बिग एम मेथड। सिंप्लेक्स जैसी ही है, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा उसी का, बिग एम मेथड है ना। अब सिंप्लेक्स के बाद बिग एम की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, मेन क्वेश्चन आएगा क्यों जरूरत पड़ी भाई इसकी। देखिए मैंने लास्ट टाइम सिंप्लेक्स मेथड जब समझाई थी तो उसमें क्या बताया था कि यदि जो कंस्ट्रेंट हमारी लेस देन और इक्वल टू की होती है तो हम वेरिएबल क्या करते हैं, प्लस करते हैं, स्लैक वेरिएबल होता है। यदि कंस्ट्रेंट हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू की होती है तो वेरिएबल हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जो सरप्लस वेरिएबल होता है ना। अब जब हम जो बिग एम मेथड बेसिकली लगती है, कंस्ट्रेंट हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू की हो या इज इक्वल टू की हो, ये दो मेनली कंस्ट्रेंट होती है जिसके लिए हमको बिग एम मेथड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम इस मेथड में क्या करते हैं, इसमें दो आर्टिफिशियल वेरिएबल अलग से इंक्लूड करेंगे, जो हमारे S1 S2 जो स्लैक वेरिएबल बोल दें या सरप्लस वेरिएबल बोल दें। अपार्ट फ्रॉम दीज वेरिएबल्स वी विल इंट्रोड्यूस नेक्स्ट टू मे बी थ्री, डिपेंड अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट्स। जो वेरिएबल हम न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं और वो वेरिएबल कहलाते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है। हम इनको नाम देते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल को A1 A2, जितनी कंस्ट्रेंट होती है उतने आर्टिफिशियल वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 A2 होते हैं इनके जो कोफिशिएंट असाइन करते हैं माइनस से, ठीक है। अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की होती है तो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हम असाइन करते हैं वो प्लस m असाइन करते हैं, ठीक है। क्लियर, ये समझ में आया इतना कि हमको प्रॉब्लम कहाँ क्यों ली हमने बिग एम मेथड, कि अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू की हो या इज इक्वल टू की हो, बेसिकली इसके लिए हम बिग एम मेथड को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो दो आर्टिफिशियल वेरिएबल लेते हैं हम A1 A2 A3, वो भी किसके लिए लेंगे, कंस्ट्रेंट, कौन सी कंस्ट्रेंट के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू की हो या इज इक्वल टू की होगी। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको दोनों कंस्ट्रेंट आ जाती है, लेस देन और इक्वल टू की भी आ जाती है और ग्रेटर देन और इक्वल टू की भी आ जाती है, एक ही क्वेश्चन में दोनों आ जाती है। तो हम उसमें से A1 A2 किसके लिए लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए। लेस देन और इक्वल टू के हो तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, S1 भी लेंगे और A1 भी लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। बात समझ में आई। अभी हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं, है ना, इतना समझ में आया। अब अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की रहेगी तो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल में हम इसके कोफिशिएंट माइनस m असाइन करेंगे, और अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की रहेगी तो हम प्लस m असाइन करेंगे। किस में असाइन करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ठीक है। नाम से ऑलवेज क्लियर स्पेसिफाई रहेगी आपको कौन सी मेथड लगानी है, या ऑलवेज नाम से स्पेसिफाई रहती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्व बाय बिग एम मेथड। प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन की, z इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमारे पास कांस्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू की कितनी है, 2, है ना। तो इसके लिए हम दो S1 S2 तो रहेंगे, जो बेसिक वेरिएबल है S1 S2 जो सरप्लस बोलेंगे या स्लैक वेरिएबल बोलेंगे वो तो रहेंगे, प्लस साथ में क्या रहेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए दो आर्टिफिशियल वेरिएबल रहेंगे। दो कंस्ट्रेंट है तो दो रहेंगे, तीन कंस्ट्रेंट होती तो तीन आर्टिफिशियल वेरिएबल लेते, दो है तो हम यहाँ दो लेंगे, A1 और A2। प्रॉब्लम किसकी है, मिनिमाइजेशन की, तो A1 A2 का कोफिशिएंट क्या लेंगे, प्लस m,
ठीक है। और साथ ही में दो कांस्टेंट है तो दो बेसिक वेरिएबल भी लेंगे S1 और S2, जिसके कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या लेकर के चलेंगे, 0। ठीक है। तो अब हम इसको रीराइट लिखें। फंक्शन हमारा मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2। दो कंस्टेंट दो है तो दो हमारे बेसिक वेरिएबल हो गए, जिसका कोफिशिएंट हो गया 0 इंटू S1 0 इंटू S2। ठीक है। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंस्टेंट है तो दो हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल हो गए, क्या हो गए, A1 और A2। ठीक है। और इसका कोफिशिएंट क्या लेकर के चलेंगे, मिनिमाइजेशन है तो प्लस m, A1 प्लस m माइनस इसमें आएंगे, उसमें थोड़ी आएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो प्लस ही रहेंगे। हाँ कांस्टेंट अब बना रहे हैं ना अपन, सब्जेक्ट टू, देखिए x1 प्लस x2। मैंने बताया था जब कांस्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू की होती है तो वेरिएबल हम माइनस करते, सरप्लस वेरिएबल है ना। फर्स्ट कांस्टेंट है तो हमने क्या ले लिया, माइनस A1 S1। ठीक है। और साथ में हमारा एक वेरिएबल आ गया आर्टिफिशियल वेरिएबल इज इक्वल टू 5। लिखूं क्या, लिखने S2 0 होगा, अंडरस्टूड है, लिखूं, हाँ ठीक है लिख देती, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, लिख देती हूँ। मुझे लगा अब सिमिलरली यहाँ A1 है तो A2 भी 0 रहेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये हो गया माइनस S1 प्लस या माइनस जो भी लिखना हो, क्योंकि 0 है तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 इंटू S2। ठीक है, प्लस A1 प्लस 0 इंटू A2 इज इक्वल टू 5। x1 प्लस 2x2, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 इंटू S1 माइनस S2 प्लस 0 इंटू A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 6, है ना। क्या करना है आपको, दो कांस्टेंट थी तो हमने दो वेरिएबल लिए S1 और S2, चूंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू की थी तो हमने S1 को माइनस किया, है ना। फर्स्ट कांस्टेंट के लिए S1 लिया और आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 लिया। सेकंड कांस्टेंट के लिए S2 लिया, बेसिक सरप्लस वेरिएबल, और आर्टिफिशियल वेरिएबल लिया A2। इसका मतलब ये है कि यहाँ A2 और S2 का कोफिशिएंट 0 है और यहाँ पर किसका कोफिशिएंट 0 है, S1 और A1 का। ठीक है, यहाँ ऑलवेज प्लस ये लेना है A1 A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल, चाहे प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की हो चाहे मैक्सिमाइजेशन की हो, यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऑलवेज प्लस में ही लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जरूर चेंज हो जाता है A1 A2 के कोफिशिएंट। अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की होती तो A1 A2 के कोफिशिएंट प्लस m आ जाते हैं, अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होती तो A1 A2 के कोफिशिएंट माइनस m आते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये कंडीशन वही है, x1 x2, है ना, S1 S2 A1 A2, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां से देखो, अगर हम ये A1 A2 को नहीं लेते, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूं कि क्यों इंट्रोड्यूस करनी पड़ी बिग एम मेथड, नॉलेज के लिए बता रही है ना। अगर सपोज करिए मैंने A1 A2 नहीं लिए तो यहां से x1 x2, और हमारी कंडीशन क्या कहती है, S1 S2 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर हम ये नहीं लेते तो S1 की वैल्यू क्या आ रही थी, -5 आ रही थी ना। यहां से देखो x1 0 है, x2 0 रखे तो S1 कितना आ रहा था, -5। तो उस कंडीशन को, ये हमारी अपोजिट है कंडीशन, क्योंकि हमारे पास जितने भी वेरिएबल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमको न्यू वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंक्लूड करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, क्लियर। अब हम बनाएंगे टेबल। तो ये टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पर बनाती हूँ, टेबल में सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अगर आपके पास, सुन लीजिए, 3 कंस्टेंट आती है तो 3 आर्टिफिशियल वेरिएबल लगेंगे। 3 कंस्टेंट होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू की, जैसे यहाँ पर 2 कंस्टेंट थी ग्रेटर देन और इक्वल टू की तो 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल लगे A1 A2। अगर 3 कंस्टेंट होती तो 3 आर्टिफिशियल वेरिएबल लगेंगे A1 A2 A3, S1 S2 S3, सब लगेंगे ये। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब हम इसकी टेबल बना ले। टेबल में वैल्यूज क्या क्या लेंगे,
देखिए यहां से लें हमारे बेसिक वेरिएबल, ये क्या हो गया इसमें CB। अब आप थोड़ा और समझिए भाई, यहां से फर्स्ट कंस्ट्रेंट की बात करें, फर्स्ट कंस्ट्रेंट की बात करें तो अगर हम यहां पर इक्वेशन 1 दे दूं मैं इसको, है ना, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इन इक्वेशन नंबर 1 बाय पुटिंग, क्या पुट कर दें हम, x1 x2 और s1, ये क्या रख दे 0, बेसिक इनिशियल कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, है ना, हम क्या करते हैं इसको ब्रैकेट में लिख लो, इनिशियल कंडीशन। तो आपको यहां से a1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, और यही वैल्यू यहां पुट करें इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग, ये करना पड़ेगी तभी आपको बेसिक वेरिएबल मिलेंगे। यहां x1 x2 s1 तो है नहीं, s2 इज इक्वल टू 0 रखें तो a2 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 6। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो वेरिएबल की वैल्यू हमको मिल रही है ना, 0 के अलावा, वो हमारे बेसिक वेरिएबल में आएंगे। सिंप्लेक्स में कुछ नहीं था, सिंप्लेक्स में तो बेसिक वेरिएबल हमको s1 s2 s3 ही लेना थे। यहाँ पर आपको जिस वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, जैसे यहाँ पर 0 के अलावा वैल्यू किसकी मिल रही है, अगर आप यहाँ a1 0 नहीं रख सकते, अगर आप यहाँ a1 0 रखते तो s1 की वैल्यू क्या मिल जाती -5 मिल जाती ना, जो हमारा बेसिक वेरिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या कहती है कि सारे वेरिएबल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसलिए यहां पर क्या रखा, x1 x2 और s1 0 रखा, तो a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। इक्वेशन नंबर 2 में x1 x2 और s2 0 रखा तो a2 की वैल्यू क्या मिल गई 6। 0 के अलावा जो इस वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी वो वेरिएबल हमारे क्या होंगे, बेसिक वेरिएबल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अब क्या क्या वेरिएबल लिए हमने, x1 x2 s1 s2 और क्या लिया है a1 a2। अभी इतनी बना रही हूं मैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज लगेंगी। फिर आगे क्या मिलेगा, एक हमारा xb, फिर आगे जो मिनिमम कॉमन रेशो जो मिलेगा, मिनिमम पॉजिटिव रेशो, है ना। चलिए बेसिक वेरिएबल अब हमारे क्या हो गए a1 और a2। ठीक है ना, a1 की वैल्यू 5 मिली ना, a2 की 6 मिली, ये हमारे बेसिक वेरिएबल हो गए। a1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है m, तो ये हो गया m, यही रखते हैं हम cb की वैल्यू तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अब फर्स्ट रो क्या रहेगी, फर्स्ट कंस्टेंट के कोफिशिएंट्स क्या हो गए 1 1 -1 0 1 0 और 5। सेकेंड रो में सेकेंड कंस्टेंट 1 2 0 -1 0 1 और 6। ठीक है, चलिए अब ये मेरा काम हो गया इतना, तो मैं यहाँ मिनिमम पॉजिटिव रेशो की एक टेबल और बना देती हूँ, पॉजिटिव रेशो। ठीक है, जगह नहीं है ना इसलिए। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अब हमारी सीजे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने रब कर दिया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जरा कोफिशिएंट बोलो तो देख करके क्या क्या है, 2 3 0 0 m m। ठीक है, जेड कैसे मिलता है, सीबी का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, फर्स्ट कॉलम में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, m प्लस m कितना हो जाएगा 2m, m प्लस 2m कितना हो जाएगा 3m, माइनस m प्लस 0 माइनस m, 0 इंटू क्या हो गया माइनस m, फिर m का मल्टीप्लाई 1 में m, बाकी 0 हो गया, फिर यहां पर m। अब इतनी टेबल बना लेती हूं, फिर एक बार सबसे पूछ लेंगे। डेल जे इज इक्वल टू क्या हो गया, सी जे माइनस जेड जे, कितना हो जाएगा 2 माइनस 2m,
3 माइनस 3m, m 0 0, जिसकी वेरिएबल की वैल्यू मिल रही, कौन सा S1 S2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करते हो तो S1 की वैल्यू कितनी मिल जाती है आपको, -5। यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, तो हमने वेरिएबल को माइनस करा, तो माइनस करने से इसकी वैल्यू माइनस में मिल रही थी, तो ये जो माइनस में वैल्यू मिलती है ये हमारे बेसिक वेरिएबल नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ आपको याद रखने के लिए आप यही समझ लो कि आर्टिफिशियल वेरिएबल ही लेना है आपको, बस। टेबल में देखिए, टेबल में हमने वही वैल्यू ली है जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन की सारी वैल्यूज ली है। जैसे x1 x2 इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है, तो यहाँ 1 1 लिया। ये टेबल की सारी वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या क्या वैल्यूज हमने ली है। वैसे सच याद रखने की भी जरूरत नहीं, जो जो वेरिएबल्स लिए हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 के, वही हमको यहाँ कंसिडर करना है। इक्वेशन नंबर 1 से फर्स्ट रो बनेगी, इक्वेशन नंबर 2 से सेकेंड रो बनेगी, ठीक है। फिर हमारा सीजे आता है, सीजे क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का जो कोफिशिएंट रहेगा, x2 का जो कोफिशिएंट रहेगा, सिमिलरली s1 s2 a1 a2 के जो कोफिशिएंट रहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, वो सीजे रहेगा। zj क्या रहेगा, ये जो cb का मल्टीप्लाई हम 1 बाय 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करेंगे और प्लस करेंगे, दैट इज m का मल्टीप्लाई 1 में किया m प्लस m का मल्टीप्लाई 1 में किया m प्लस m हो गया 2m। सिमिलरली cb का मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में x2 से करेंगे, दैट इज m का मल्टीप्लाई 1 में m प्लस m का मल्टीप्लाई 2 में किया 2m, m प्लस 2 कितना हो जाएगा 3m। तो इस तरीके से ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम निकालेंगे डेल j। डेल जे क्या हो जाएगा, cj माइनस zj। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमने बनाया था ना, वो उसके कोफिशिएंट है, ये उसी के कोफिशिएंट है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट 2 था, तो ये हमने 2 लिखा, है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x2 का कोफिशिएंट 3 था, तो ये 3 लिखा, ठीक है। चलिए अब आप देखिए प्रॉब्लम किसकी है, मिनिमाइजेशन की है ना। तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए हमारे पास कंडीशन वही है जो सिंप्लेक्स मेथड चलती है। मिनिमाइजेशन की कंडीशन में हमारे पास डेल जे की सारी वैल्यू या तो क्या आए, पॉजिटिव आए या 0 आए, तो वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। जो यहाँ नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू है ना। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो हमको एक की कॉलम डिसाइड करना होगा। तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए की कॉलम क्या रहेगा, जो मोस्ट मिनिमम वैल्यू है। जो अब यहाँ मिनिमम वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ माइनस है, दोनों माइनस है, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। अब मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो यहाँ आपको m की वैल्यू कौन सी दोगे, हाईएस्ट वैल्यू असाइन करना है। m की जो कांस्टेंट है ये, तो m कांस्टेंट की हाईएस्ट वैल्यू असाइन करके देखो। सपोज करिए मैंने m की वैल्यू 3 रखी, सपोज करिए मैंने 3 रखी, तो 2 माइनस 6 कितना आ गया, -4। यहां मैंने m की यहाँ भी 3 रखनी पड़ेगी, 3 माइनस 9 कितना आया, -6। अब -4 छोटा है कि -6 छोटा है, -6 मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है ना। तो हमारी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या हो गई, 3 माइनस 3 है। और मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि प्रॉब्लम किसकी थी, मिनिमाइजेशन की, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू वाला, ये हो गया हमारा की कॉलम, ठीक है। तो अब आप इसमें की कॉलम हमारा हो गया ये वाला, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस XB में की कॉलम्स के एलिमेंट से डिवाइड करना है। 5 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो आपको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे, m की हाईएस्ट वैल्यू पुट करके देखो कौन सी छोटी आ रही है। जो छोटी आ रही है वही मोस्ट, नाम भी डाल रखा अपने, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर प्रॉब्लम, जैसे लास्ट टाइम भी सबको डाउट आ रहा था कि भाई मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन की, डजंट मैटर, आपको यहाँ पर क्या देखना है, मिनिमम पॉजिटिव रेशो। मिनिमम नेगेटिव में भी आ सकता है, पर हमें क्या देखना है, मिनिमम पॉजिटिव रेशो, जो कि क्या है 3, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा, हाँ की कॉलम आ गया है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकमिंग वेरिएबल, ये भी लिख दूं ना, और ये क्या आ जाएगा, आउटगोइंग वेरिएबल। ये हो गई हमारी की रो, और हम इसको क्या बोलेंगे, आउटगोइंग वेरिएबल, है ना। मतलब अब हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, की एलिमेंट। अब थोड़ा सा चेंज है सिंप्लेक्स से, नेक्स्ट टेबल जब बने, अब A2 हटेगा यहां से, है ना, ये आउटगोइंग हो गया, A2 की जगह क्या आएगा, X2 आएगा। तो A2 की जो एंट्री है यहां से वो भी हटेगी, यहां से A2 हट जाएगा, है ना, क्लियर। तो सॉल्यूशन एक्चुअल में ऑप्टिमल तभी होगा जब आपके बेसिक वेरिएबल में A1 A2 ना हो, वही एक्चुअल में ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अगर A1 A2 एक भी रह जाता है बेसिक वेरिएबल में, जब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं और A1 A2 एक भी रह जाता है तो वो डीजेनरेट सॉल्यूशन कहलाता है, डीजेनरेट, है ना। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, एक तो नीचे से देखना ऑप्टिमल मिल रहा है कि नहीं, साथ ही में बेसिक वेरिएबल। अब अगर ऑप्टिमल मिल जाता है और बेसिक वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, देयर इज अ डीजेनरेट सॉल्यूशन, ठीक है, बस इतना ही। पर हमारी ऑप्टिमलिटी की कंडीशन मेनली यहीं से सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़े, नेक्स्ट बेसिक वेरिएबल x1 x2 s1 s2 a1, आउटगोइंग हमारा A2 था, तो अब A2 इसमें नहीं डलेगा, xb, ठीक है। अब आगे की देखते हैं अपन, बेसिक वेरिएबल हमारा कौन सा है, A1 और x2 आ गया। A1 का कोफिशिएंट तो m है, x2 का कोफिशिएंट जरा बताइए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 3, ठीक है। चलिए अब हम पहले क्या करना है, आपको पहले क्या बनाएंगे, हम इसको 1 बनाना है की एलिमेंट को, तो हमको R2 में क्या करना होगा, R2 डिवाइडेड बाय 2, पहले हम R2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज 1/2, 1 मैं इसको लिख रही हूं, है ना, फिर 0 -1/2 0, ठीक है। यहां पर भी करेंगे ना, 3 6, ये 6 में भी डिवाइड करेंगे ना 2 से 3। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, 0, है ना। तो हम R1 में क्या अप्लाई करेंगे, R1 माइनस R2, जिसमें चेंज करते हैं उसको पहले लिखते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, R1 माइनस R2, जिसको चेंज करना उसको पहले लिखा, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये R1 पुरानी रो और R2 न्यू रो, ये ध्यान रखना है। तो 1 माइनस 1/2 कितना आया, बोलो, 1/2, ये हो गया 0। R1 पुरानी रो -1, R2 न्यू रो -1 और माइनस का 0 कितना आया, -1। फिर S2 वाला 0 और -1/2 कितना हो जाएगा, +1/2। फिर A1 में देखिए 1 - 0 कितना आया, 1। XB में देखिए 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम, CJ 2 3 0 0 M, ZJ मल्टीप्लाई करिए m/2 + 3/2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करेंगे ना, तो m नहीं, m + 3/2 एलसीएम लेना पड़ेगा ना, m/2 + 3/2
है ना। तो क्या हो जाएगा m प्लस सी, इस तरीके से होगा। ये कहाँ लिखूं मैं, m/2 प्लस 3/2, तो m प्लस 3/2, ठीक है। फिर इस m और 3 का मल्टीप्लाई 0 और 1 में करेंगे तो ये हो गया 0 और प्लस का 3। फिर m का मल्टीप्लाई -1 में, 3 का मल्टीप्लाई 0 में -m का मल्टीप्लाई 1/2 में, तो m/2 और माइनस का 3/2 मतलब m -3/2। m का मल्टीप्लाई 1 में और 3 का मल्टीप्लाई 0 में m। डेल जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी जे माइनस जेड जे। तो आप इसको माइनस करो, 2 माइनस m प्लस 3/2, एलसीएम लो तो कितना हो गया 4 माइनस m माइनस का 3/2 मतलब 1 माइनस m/2, ये हो गया 0 m, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस m प्लस 3/2। अभी ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? हाँ, अभी भी नहीं है, अभी भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मिनिमाइजेशन के लिए डेल जे की सारी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या 0 हो, अभी भी नहीं आ रही है ना। हाँ, तो अभी a1 भी रिमूव होगा, पर बाय द वे कभी आ जाती पॉजिटिव तो फिर ये ऑप्टिमल हो जाता हमारा, पर वो डीजनरेट नहीं होता, तो वो डीजनरेट हो जाता है, क्योंकि हमारी ऑप्टिमलिटी की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। अब हम आगे इंप्रूव थोड़ी करेंगे, नहीं इंप्रूव करा बट यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल रह गया तो वो डीजनरेट सॉल्यूशन कहलाता है। पर यहाँ तो अभी हमारी ऑप्टिमलिटी कंडीशन हो भी नहीं रही है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ गई है जो कि सेटिस्फाइड नहीं कर रही, तो फिर से अब हमें क्या देखना होगी, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी आएगी, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू रख करके देखो। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है ना, तो मैं मोस्ट नेगेटिव वैल्यू m की वैल्यू रख करके देखो, क्या रखे, सपोज करिए मैंने 4 रखी, मान लिया जाए, तो 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, माइनस का 3/2 मतलब कितना आ जाएगा, माइनस का 1.5। यहां पर भी 4 रखी थी मैंने, -4 प्लस 3 कितना हो गया, -1/2 मतलब कितनी वैल्यू है, माइनस का 0.5। तो नेगेटिव वैल्यू -1.5 छोटी है कि 0.5 छोटी है, देखो फिर से देखो, -1.5 छोटी है कि माइनस का 0.5, माइनस का 1.5 है ना, इसलिए वो इधर बढ़ेगी ना। कैसे डिसाइड करते हो वैल्यूज, ये हो गई हमारी 0 -1 -2, इधर से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैल्यू छोटी होती जाती है, इधर बढ़ते जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये माइनस इंफिनिटी पे जाती है ना। तो यहाँ आ रही थी आपकी माइनस का 0.5 और यहाँ आ रही माइनस का 1.5, तो मोस्ट नेगेटिव कौन सी है, इधर वाली मतलब ये। तो अब ये हमारा क्या हो गया, की कॉलम, ठीक है, ये हो गया की कॉलम। और मैं आप की कॉलम लिखने की जगह आउटगोइंग वेरिएबल डाल दूं, इनकमिंग आएगा ना, ये तो इनकमिंग वेरिएबल है ना। वापस से हमने सॉल्यूशन को इंप्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मिनिमाइजेशन के केस में डेल जे की सारी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या 0 हो, यहाँ नहीं मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। इस वजह से हमको इस सॉल्यूशन को वी नीड टू फर्दर इंप्रूव दिस सॉल्यूशन, ठीक है। और फिर से हमें मिनिमाइजेशन का केस है तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो फाइंड कैसे करेंगे, तो हम m की वैल्यू, आपको एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमने m की हाईएस्ट वैल्यू चूज कर ले मन से, क्योंकि कांस्टेंट है, चूज करके आप दोनों में कंपेयर करिए कि किसकी छोटी वैल्यू आ रही है। जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वही हमारा की कॉलम रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इनकमिंग वेरिएबल तो हो गया, अब किसकी जगह इनकमिंग आएगा उसको निकालें। तो हम यहां से टेबल में क्या बनेगा, मिनिमम पॉजिटिव रेशो, ठीक है। मिनिमम पॉजिटिव रेशो में क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना हो गया 4, फिर 3 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना आ जाएगा 6। तो छोटी वैल्यू कौन सी हो गई 4, ये हमारा क्या हो गया
आउटगोइंग, अरे आउटगोइंग तो लिखे, आउटगोइंग वेरिएबल a1 हटेगा और आप अब इसकी जगह क्या आ जाएगा x1। अब हमारा a1 की जगह क्या आ गया x1 और x2 तो ऑलरेडी था ही। x1 का कोफिशिएंट जरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है, x1 का 2, ये तो सेम रहेगा 3, है ना। हाँ, अब हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा हमारा, अब ये a1 a2 दोनों हट गए, है ना। अब हमारा जो यहां से मैं हटा देती हूं इसको, की कॉलम अब हमारा कौन सा हो गया, की एलिमेंट 1/2 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, R1 में डिवाइड करेंगे किससे, 1/2 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, फिर 0 -1 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, क्लियर। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना आ जाएगा 1। और R2 में अप्लाई क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस R1 की एलिमेंट को के नीचे के एलिमेंट को क्या बनाना है 0। ठीक है, तो अब आपके पास R1 तो न्यू रो रहेगी, R2 क्या रहेगी ओल्ड रो। ठीक है, तो हमने क्या किया, R2 माइनस R1, 1/2 -1 तो पॉसिबल होगा नहीं, R2 माइनस R1 है ना आपके पास, तो R1 में 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि R1 1 है और R2 कितना है 1/2 है, तो आपको ये 0 तभी बनेगा ना जब R1 में हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहां से 0। फिर R2 मतलब क्या हो गई 1, ये हो गया 1। फिर R1 में 0, तो 0 ही है मतलब 1 ही आएगा। ठीक है, फिर R2 क्या है यहां पर, S1 का कोफिशिएंट 0 माइनस, देखो ये हो गया 0 और -2 इंटू माइनस का 1/2 कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 से 2 कैंसिल होकर के बचा 1। ठीक है, फिर R2 माइनस 1/2 R1, R2 में S2 का कोफिशिएंट कितना है, मैंने S1 का तो सही लिखा ना, हाँ, R2 का कोफिशिएंट कितना है -1/2, ये देखो ना, ये है माइनस का 1/2, -1/2 इंटू R1 कितना है 1, तो दैट इज कितना हो जाएगा -1/2 -1/2 मतलब कितना आया ये -1 आएगा ना। ठीक है, यहां एक बार चेक कर ले, 2 से 2 माइनस R2 माइनस 1/2 R1, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, चलिए देखते हैं। राइट है ना, अब ये तो सेम रहेगी, मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2, 0 प्लस 3 माइनस का 4 प्लस 3 -1, 2 माइनस का 3 -1। ठीक है, 0 0 1 1, ये अप्लाई ऑपरेशन लगाएं जब ध्यान रखना, थोड़ा सा ऑपरेशन में ध्यान रखना पड़ेगा ना, वैसे डायरेक्ट नहीं हो पाए तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना, रफ में वैल्यू सही आनी चाहिए। अच्छा, पहले क्या लगाया था अपन ने, R1 डिवाइडेड बाय 1/2 है ना, 2 डिवाइडेड बाय 1/2 मतलब ये हो जाएगा 4, और फिर R2 माइनस 1/2 R1, 3 माइनस 1/2 इंटू, अरे कहाँ गया, R2 क्या है हमारा 3 माइनस 1/2 इंटू 4, तो कितना 3 माइनस 2 मतलब 1। ठीक है, क्लियर। अब यहां से देखिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, मिनिमाइजेशन केस के लिए सारी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या 0 हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, समझाने के लिए मैं लिख देती हूं, सिंस
all the values of del j are positive and 0 for minimization problem, है ना, hence it is optimal solution. ठीक है, क्लियर. दस पुट x1 इज इक्वल्स टू कितना रखेंगे 4, x2 इज इक्वल्स टू 1 इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन? नहीं, जो वैल्यू आ रही थी यहां, अगर s1 की वैल्यू कुछ नहीं, अगर यहाँ x1 नहीं था मान लिया जाए, यहां सिर्फ s1 था तो उसकी वैल्यू तो 0 ही रहती है ना. अब यहाँ तो x1 x2 वेरिएबल आ गए ना, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वही पुट करेंगे ना. s1 s2 s3 तो स्लैक वेरिएबल होते हैं जो 0 ही रहेंगे. तो अगर यहाँ पर तो नहीं है ना वो s1 s2, यहाँ आते तो 0 ही रखते हैं. पर अब यहाँ s1 s2 नहीं आए, x1 x2 आए हैं जिनकी वैल्यू है 4 और 1. ठीक है, उसमें भी देखो अगर x1 की वैल्यू आ रही थी तो 4 रखी थी, s1 आ रहा था तो वो 0 रखी थी. ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारा? z इज इक्वल टू 3x2. तो रखिए यहाँ 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो गया 8 प्लस 3, ये हो गई 11 मिनिमम वैल्यू. ठीक है, तो आपको मैं समराइज कर देती हूँ इसमें क्या करना है. मेनली देखिए प्रॉब्लम अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंस्टेंट हो या इज इक्वल टू की कंस्टेंट हो तो वहां मेनली बिग मेथड लगेगी. ठीक है, मेनली. और इसमें क्या करना होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू या इज इक्वल टू के लिए हम क्या करते हैं, स्लैक सरप्लस वेरिएबल करते हैं. जितनी कंस्टेंट होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू की या इज इक्वल टू की, उतने आर्टिफिशियल वेरिएबल हमें इंट्रोड्यूस करना होते हैं. अगर हमारे पास 3 कंस्टेंट है तो हम 3 आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे. उन आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो उन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू क्या रखेंगे, -m. अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 a2 a3 जो भी ले रहे हैं उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, +m. ठीक है, और इनके साथ में हम सिंप्लेक्स टेबल जैसे बनती है वो टेबल बनाएंगे. ऑप्टिमलिटी की कंडीशन वही है जो सिंप्लेक्स मेथड में थी. मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए डेल जे की सारी वैल्यू पॉजिटिव हो या 0 हो, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए सारी वैल्यू डेल जे की नेगेटिव हो या 0 हो. अगर नहीं मिलती है तो वी नीड टू फर्दर इम्प्रूव द सॉल्यूशन. फॉर फर्दर इम्प्रूव द सॉल्यूशन फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम वी विल फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल जे, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल जे. फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम वी विल फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल जे, है ना. और जो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो डेल जे की रहेगी वो कॉलम क्या हो जाएगा हमारा की कॉलम, और वो वेरिएबल इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा. उस इनकमिंग वेरिएबल से हम XB में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद वी विल फाइंड मिनिमम पॉजिटिव रेशो दैट रो विल बी आउटगोइंग वेरिएबल. और जो आउटगोइंग वेरिएबल यहाँ से हटेगा बेसिक वेरिएबल से, वो कॉलम से भी हटेगा बिग एम मेथड में. ठीक है, इतना ध्यान रखना है. तो बेसिकली ओरिजिन कहाँ से आया है, सिंप्लेक्स से, है ना. बस इसमें न्यू वेरिएबल आ गए हमारे a1 और a2 जिनके कोफिशिएंट क्या आ गए m, +m या -m डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब टू फेस मेथड भी सेम यही है ना. टू फेस मेथड में क्या करना रहता है, जो m है उसकी जगह -1 असाइन करना रहता है. टू फेस मेथड में एक क्वेश्चन का मैं बेसिक
कंस्ट्रेंट बता रही हूँ टू फेज मेथड की, है ना। हाँ, लेस देन और इक्वल टू वाली तो कंस्ट्रेंट रहेगी ही नहीं बिग एम मेथड में। बिग एम मेथड में ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू की रहेगी या इज इक्वल टू की रहेगी, लेस देन की कंडीशन नहीं रहेगी। अब वही तो प्रॉब्लम आई थी भाई कि जैसे लेस देन की कंडीशन आपने सिंप्लेक्स मेथड में लगाया, अब सिंप्लेक्स मेथड में अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंडीशन आ गई तो उस कंडीशन में हमको क्या कंडीशन थी कि वेरिएबल हमने माइनस करना थे। अब माइनस करना थे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई थी, जो कि हमारी बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जितने भी हम जो लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं, जितने भी वेरिएबल x1 x2 s1 s2 s3 जितने भी है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अब वहां तो नेगेटिव आ गई s1 की वैल्यू, तो वो जो प्रॉब्लम थी उसको दूर किया बिग एम ने, तो वहीं से आगे बढ़े। समझ में है ना। तो यहां पर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंडीशन लगती है तो फिर हमको बिग एम ही लगाना पड़ती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आती है, वैसे टू फेज मेथड से ज्यादा सक्सेसफुल मेथड बिग एम ही है। जो बाइक बना रही है उसको हमने x1 मान लिया, जो ट्रक बना रही है उसको हमने x2 मान लिया, तो हम चाह रहे हैं कि उसको एक महीने में कितनी बाइक और कितने ट्रक बनाना चाहिए कि उसका सॉल्यूशन, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, हम ये निकालते हैं। बेसिकली एलपीपी का मतलब यही है, हम आइडियल कंडीशन जनरेट करते हैं कि उसको कितनी वैल्यू हमें कंपनी को मैन्युफैक्चर करना चाहिए कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो वो हमने निकाली। अब अगर हमने x1 को नाम दे दिया मोटर, ट्रक दे दिया और x2 को बाइक दे दिया, और हमको निकालना है कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो हम या तो जीरो ही बांध लिया उसको। अगर यहाँ पर मैंने ये वाली कंडीशन को यहाँ लगाई तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि उसको एक महीने में x1 को अगर हमने मोटर ट्रक क्या माना था, बाइक माना था, तो मतलब एक महीने में उसको बाइक तो कुछ भी नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ ट्रक ही ट्रक बनाएगा जिससे प्रॉफिट मैक्सिमम हो। इज इट पॉसिबल? सिंप्लेक्स मेथड में भी यही करते हैं। हमारे पास s1 s2 को हम जीरो रखते हैं, x1 x2 को कभी जीरो नहीं रखते हैं। देखना, चेक करना, ये x1 x2 तो हमारे वेरिएबल है, इसी पर तो हमारा पूरी एलपीपी डिपेंड है, इसको हम जीरो कैसे रख सकते हैं, है ना। ये तो हमें बताता है कि क्या मैन्युफैक्चर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे लॉस कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, यही तो बताएगा। अगर हमने इसी को जीरो रख दिया तो फिर तो एलपीपी खत्म हो गई, नहीं निकलेगा, है ना। अगर यही इसी को मैं आगे कंटिन्यू, मान ले जाए कि मुझे यहाँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जा रहा था, अब यहाँ से मुझे x2 की वैल्यू तो 3 मिल रही थी, बट x1 तो नहीं मिल रहा था, x1 नहीं मिल रहा था, x1 की जगह क्या आ रहा था, यहाँ a1 आ रहा था, तो a1 की वैल्यू मैं नहीं रख सकती हूँ, a1 की वैल्यू मैं नहीं रख सकती, मतलब ये सॉल्यूशन डीजेनरेट हो गया, मैं a1 नहीं पुट कर सकती हूँ यहाँ पर। क्लियर, आगे बढ़े। अब हम आ जाते हैं टू फेज मेथड पर। और अगर आप रखते भी हो, सपोज करिए x1 अगर आप यहाँ पर जीरो रखते भी हो, तुम्हारी एक और प्रॉब्लम है, x1 अगर आपने यहाँ जीरो रख भी दिया, पर ये a1 जब तक बेसिक वेरिएबल में रहेगा तब तक हम रख ही नहीं सकते। ये आर्टिफिशियल वेरिएबल को बेसिक वेरिएबल में आना ही नहीं चाहिए। जब तक आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक वेरिएबल में रहेगा तब तक हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये नेसेसरी कंडीशन है। आर्टिफिशियल में चेंज हो जाते हैं, a1 a2 की वैल्यू प्लस m या माइनस m डिपेंड करेगा मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन के लिए। बेसिक वेरिएबल जो s1 s2 s3 वो तो प्लस में ही रहेंगे, क्योंकि वो तो जीरो ही रख रहे हैं ना, वो तो जीरो ही रख रहे हैं। हमारा बिग एम मेथड आई किसके लिए, a1 a2 के लिए, तो वो उसी के वैल्यू हम प्लस m या माइनस m ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन कंडीशन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, टू फेज मेथड का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 2PH है, PHASE, टू फेज मेथड, है ना। क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व बाय टू फेज मेथड, मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल्स टू, जो हमारी वैल्यू है 5x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 1, x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x1 और x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
है ना। अब इसमें क्या करना है, हमारे पास कांस्टेंट किसकी है, एक लेस देन और इक्वल टू की है, ग्रेटर देन और इक्वल टू की। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हमको आर्टिफिशियल वेरिएबल लगेगा, लेस देन और इक्वल टू के लिए नहीं लगेगा, है ना। एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा a1, है ना, एक आ रहा है a1। इसकी वैल्यू बिग एम मेथड में मैक्सिमाइजेशन होता है तो हम क्या रखते हैं, -m या -1 रखना है। टू फेज मेथड में क्या रखना है, उसकी वैल्यू -1। और चेंज क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है x1 x2 इनके कोफिशिएंट 0 रख के चलना है ना, बिग टू फेज में। तो हमारा प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, मैक्सिमाइजेशन के लिए z इज इक्वल टू 0 इंटू x1, 0 इंटू x2, 0 इंटू s1, 0 इंटू s2, एक आर्टिफिशियल ले रहे हैं तो माइनस का a1, सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन थी, है ना। और इसका ये मतलब यही है कि एक वेरिएबल क्या है, 0 इंटू s2 इज इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन x1 प्लस 4x2 माइनस क्या हो जाएगा, s2। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू की है तो क्या रहेगा, माइनस, है ना। बट एक और आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 6। एम तो है नहीं, बिग एम मेथड नहीं है, टू फेज मेथड है ये, इसमें एम नहीं रहेगा। एम की जगह -1 आ गया मैक्सिमाइजेशन के लिए, मिनिमाइजेशन के लिए प्लस है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, x1 x2 s1 s2 a1 क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इनिशियल कंडीशन हमारी क्या रहेगी, इनिशियल कंडीशन के लिए हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्या पुट कर देंगे, x1 x2, s2 तो है 0, तो s1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। और यहां पर क्या पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में ये 1 और ये हो जाएगा 2, पुट x1 x2 s2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो हमारे जो बेसिक वेरिएबल है वो क्या क्या रहेंगे, अब हमारा s1 और a1 जो बेसिक वेरिएबल रहेंगे उसमें s1 और a1 आएंगे, बाकी का आप फिर कर लेना, बाकी सेम वही है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट ड्यूलिटी पर। क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट द ड्यूल, राइट द ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग LP। बस इतना लिखा है तो सिर्फ राइट लिखना ही है, और अगर आपको लिखा एंड सॉल्व तो फिर सिंप्लेक्स लगाना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 माइनस x3 लेस देन और इक्वल टू 2, 2x1 माइनस x2 प्लस 5x3 लेस देन और इक्वल टू 6, 4x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन और इक्वल टू 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ड्यूलिटी में क्या करते हैं, हम अपोजिट कर देते हैं। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होती है तो वो ड्यूलिटी के बाद वो मिनिमाइजेशन की हो जाती है, ठीक है। और सारे वेरिएबल x1 x2 x3 की जगह न्यू वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, y1 y2 y3 जो भी आपको लेना हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, हमारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू करें हम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा मैक्सिमाइजेशन तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन, ठीक है। यहाँ z था तो एक हमने वेरिएबल ले लिया x, यहाँ z की जगह हमने ले लिया x,
कांस्टेंट के जो राइट हैंड साइड है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएंगे अब हमारे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या, कांस्टेंट क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2y1 प्लस 6y2 प्लस 6y3। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। जो भी कांस्टेंट है उसके राइट हैंड साइड कहां आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ठीक है, फिर अब हमारे पास कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स क्या लेंगे, है ना। तो हम यहां से देखिए, अगर हम इसको ए नाम दे दें, मैट्रिक्स ले लें, ए नाम दे दिया, तो ए क्या हो गया, हमारे कोफिशिएंट्स क्या क्या आ गए हमारे, 2 1 -1, फिर यहां से हो जाएगा 2 -1 5 4 1 3, ये ए है। इसका ट्रांसपोज कर दे, ए डैश क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करना मतलब जो रो में है वो कहाँ आ जाएंगे, कॉलम में। तो कितना आ गया 2 1 -1 2 -1 5 4 1 3, जो रो में वो कॉलम में आ गए। अब इसी से हमारी बन जाएगी कांस्टेंट। जो लेस देन और इक्वल टू है वो कहाँ हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा 4 1 1 है, तो ये हो गया 4 1 1। ठीक है, तो अब हमारी कांस्टेंट क्या हो गई, सब्जेक्ट 2 क्या आएगी, बोलो, 2y1 प्लस y2 2y2 प्लस 4y3, लेस देन और इक्वल टू की जगह क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। साथ ही में अब राइट हैंड साइड पर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट, है ना 1। फिर नेक्स्ट y1 माइनस y2 प्लस y3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट कितना है 2। ठीक है, फिर यहां से हो जाएगा -y1 प्लस 5y2 प्लस y3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट है 1। और ये ऑफ कोर्स y1 y2 y3 पॉजिटिव। ये हो गई ड्यूलिटी कंप्लीट। अब अगर आपको आगे सॉल्व करने के लिए कहा तो इसमें सिंप्लेक्स लगाओ, फिर इसमें बिगेम भी इंक्लूड हो जाएगी भाई। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो वेरिएबल -s1 -s2 -s3 आ गए, तो -s1 -s2 -s3 आ गए, तो फिर बिगेम में चली गई, भले ही नाम नहीं दिया उन्होंने। फिर 3 आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गए, a1 a2 a3, क्योंकि कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू के, तो 3 आर्टिफिशियल वेरिएबल आ। वैसे इतना लेंदी जाएगा नहीं जाएगा, सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए आएगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे ड्यूलिटी में आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा मैक्सिमाइजेशन का होगा तो मिनिमाइजेशन हो जाएगा, मिनिमाइजेशन का होगा तो मैक्सिमाइजेशन का हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो बनेगा जो कंस्टेंट का राइट हैंड साइड है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट्स बन जाएंगे, है ना। और कांस्टेंट यदि लेस देन की है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन है की होगी तो लेस देन हो जाएगी। और कांस्टेंट के कोफिशिएंट कौन से रहेंगे, जो हम ट्रांसपोज करके निकालेंगे, है ना। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो एक्चुअल प्रॉब्लम की रहेगी, ट्रांसपोज करने के बाद जो रहेंगे वो हमारे ड्यूलिटी के आ जाएंगे, है ना। और जब कांस्टेंट बनेगी तो उसका राइट हैंड साइड कौन सा लेंगे, जो प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये होती है ड्यूलिटी प्रॉब्लम। पॉजिटिव ही रहेंगे, तो ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है और मेनली आपको कंसंट्रेट करना है सिंप्लेक्स और बिगेम पर। ग्राफिकल तो बहुत सिंपल है, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बट मेनली आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, सिंप्लेक्स में और बिगेम में। उसकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी और आप खुद करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ओके देन, थैंक यू।